हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 1980 से आज तक के निशस्त्रीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने ये बताया था कि निशस्त्रीकरण क्या है, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, उसका क्या महत्व है और 1945 से 1980 तक निशस्त्रीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। अब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि 1980 से लेकर वर्तमान समय तक निशस्त्रीकरण की दिशा में क्या क्या प्रयास हुए हैं और उसमें कितनी सफलता मिली है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निशस्त्रीकरण को लागू करने के लिए या उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1980 से आज तक का निशस्त्रीकरण। सबसे पहला प्रयास रहा सोवियत प्रस्ताव 1981 में सोवियत संघ ने एक प्रस्ताव रखा जिसके द्वारा अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के शस्त्रों को के रखने पर पाबंदी लगाई गई। प्रस्ताव में ये कहा गया कि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के शस्त्र को रखने पर पाबंदी होगी और इस संधि की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। दिसंबर 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने इस पर चर्चा प्रारंभ की थी, लेकिन अमेरिका के असहयोग के कारण ये जो है असफल हो गया। इस प्रस्ताव को सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने प्रस्ताव रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने ये प्रस्ताव रखा कि आगामी निशस्त्रीकरण की जेनेवा वार्ता में मध्यम परमाणु शक्ति पर सामान्य चर्चा हो। मध्यम परमाणु शक्ति अर्थात INF पर चर्चा हो। अमेरिका जो है अपने प्रस्तावित पर्सिंग द्वितीय व क्रूज मिसाइल लगाने का काम बंद कर देगा, लेकिन शर्त ये है कि सोवियत संघ जो है अपने SS-20, SS-4 और SS-5 को पश्चिमी रूस से हटा ले। लेकिन सोवियत संघ ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन द्वारा रखा गया ये प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। उसके बाद शुरू हुई स्टार्ट वार्ताएं 1982 से। जून माह में ये शुरू हुआ और दोनों महाशक्तियों के बीच में बड़े गोपनीय तरीके से ये चर्चा शुरू हुई। सोवियत संघ ने स्टार्ट वार्ता के साथ जो है मध्यम परमाणु शक्ति वार्ता को संबद्ध करने का प्रस्ताव रखा। वो जो है स्टार्ट वार्ता और INF को संबद्ध करना चाहता था, लेकिन अमेरिका जो है स्टार्ट वार्ता और INF दोनों को अलग अलग रखना चाहता था और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं हो पाई। कुल मिलाकर ये प्रयास भी असफल रहा। उसके बाद गोर्बाचेव और रीगन शिखर हुआ। 1985 में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के जो प्रमुख नेता थे गोर्बाचेव और रीगन, इनके बीच जो है जिनेवा में शिखर वार्ता हुई। दोनों ने ही इस चीज़ को स्वीकार किया कि विश्व में शांति बनाए रखना इन दोनों की ही जिम्मेदारी है और इसीलिए दोनों देशों ने आणविक शस्त्रों की प्रतियोगिता को समाप्त करने का विचार रखा। हालांकि इस वार्ता का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन भविष्य में होने वाली जो उच्च स्तरीय वार्ताएं थी उसके लिए एक मार्ग अवश्य प्रशस्त हुआ। अगला है महासभा का प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 1986 में भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सभी परमाणु राष्ट्रों से ये आग्रह किया कि वो अपने परमाणु शस्त्रास्त्रों पर रोक लगाएं, लेकिन बड़ी शक्तियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और ये प्रस्ताव सिर्फ कागज पर ही रह गया। INF संधि 1987। 8 दिसंबर 1987 को सोवियत नेता गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के बीच ये INF संधि जो हुई, वही INF संधि जिसके लिए काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, उस पर जो है हस्ताक्षर हुए और ये पहला समझौता था जिसमें शस्त्रों की कटौती का निर्णय हुआ। अभी तक सिर्फ वार्ताएं चल रही थी और उनमें से भी ज़्यादा करके जो है असफल हो रही थी। ये पहली बार था जब दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ और दोनों ही देशों ने अपने शस्त्रों में कटौती करने का निर्णय लिया। सारी भूमिगत मिसाइलें जिनकी क्षमता 500 से 5000 किलोमीटर थी, इस संधि के द्वारा पूर्णतः निषिद्ध कर दी गई। महाशक्तियों की मात्र 5% आणविक क्षमता जो है इस संधि के माध्यम से कम हुई। भले ही ये आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन ये पहला व्यवहारिक कदम था।
इससे पहले तक जितना भी होता रहा वो सिर्फ वार्ताएं होती रहीं और वो वार्ताएं भी सफल नहीं हुई थी। पहला ये व्यवहारिक कदम था, भले ही 5% कटौती हुई लेकिन आणविक क्षमता में कमी जरूर आई। उसके बाद मास्को शिखर वार्ता 1988 में मास्को शिखर वार्ता हुई, जिसमें कोई ठोस निर्णय नहीं निकला, लेकिन इसके माध्यम से स्टार्ट संधि को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का निःशस्त्रीकरण पर विशेष सम्मेलन मई जून 1988 को भारत के वैश्विक निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव पर काफ़ी बहस हुई, पर अमेरिका के विरोध के कारण ये जो है सफल नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ अमेरिका का जो स्टार वार कार्यक्रम था उसकी कड़ी निंदा भी इसमें की गई। परमाणु शस्त्र कटौती संधि नवंबर 1990, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने पेरिस में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा कई हजार टैंक और तोपों को नष्ट किया जाना तय किया गया। जितने भी परंपरागत शस्त्र थे जिनमें टैंक तोप आदि आते हैं उन सभी को समाप्त करने, नष्ट करने का जो है समझौता इसके माध्यम से किया गया। स्टार्ट संधि जुलाई 1991, 31 जुलाई 1991 को इस संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। इस संधि को सामरिक शस्त्र कटौती संधि भी कहा जाता है। दोनों देशों ने अपने आणविक जखीरे में 30% की कटौती को स्वीकार कर लिया। ये निःशस्त्रीकरण की दिशा में बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम माना गया, महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई। स्टार्ट संधि ने आणविक शस्त्र प्रतियोगिता पर अंकुश लगाया, लेकिन जो दोनों के पास पहले से जो शस्त्र थे, पहले से जो आणविक शस्त्र इनके पास मौजूद थे, उनमें सुधार करने का अधिकार इनके पास बना हुआ था। मतलब ये है कि ये अपने परमाणु शस्त्रों को जो पहले से मौजूद हैं उसको वो अपडेट कर सकते थे। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट था, क्योंकि अपडेट करने के साथ साथ वो जो है ज़्यादा खतरनाक उसको बनाया जा सकता था। स्टार्ट 2 1993, अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। अमेरिकी आणविक जखीरों को 1960 और रूसी जखीरे को मध्य 70वें दशक के स्तर तक लाना तय किया गया। इसमें जो स्थिति 1960 में अमेरिका की थी और 70वें दशक के मध्य में जो स्थिति रूस की थी, वही स्तर तक आणविक जखीरों को लाया जाना तय किया गया। दोनों शक्तियों के जखीरों का योग जो कि 20,000 था, उसे 3,000 युद्धक अस्त्र तक लाना तय किया गया। और साथ ही साथ इस संधि का एक माइनस पॉइंट ये था कि समुद्र तल में अभी भी अमेरिका का ही वर्चस्व बना हुआ था। रासायनिक शस्त्र समझौता 15 जनवरी 1993 को रासायनिक शस्त्र समझौता हुआ। 125 राष्ट्रों ने इस समझौते को मान्य कर लिया। केवल कुछ ही राष्ट्र इसके विरोध में थे जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मारिटानिया थे। इज़राइल ने भी इसका जो है समर्थन नहीं किया। इज़राइल ने जो है इसका बहिष्कार किया। ये संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। परमाणु अप्रसार संधि NPT का असीमित विस्तार 11 मई 1995 में एक विश्व सम्मेलन में NPT को असीमित समय तक जारी रखने का निर्णय किया गया। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की योजना थी कि आणविक शक्तियों द्वारा निःशस्त्रीकरण के संबंध में समझौता होना चाहिए। यहाँ पर जो है चूँकि आणविक राष्ट्र थे, उन्होंने जो है अपने आणविक अस्त्रों में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं किया था इसमें, इसीलिए कुछ राष्ट्रों ने जो है इसको अस्वीकृत कर दिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान और इज़राइल शामिल थे। भारत, पाकिस्तान और इज़राइल तीनों ने ही NPT को अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, जिसे CTBT भी कहा जाता है, 11 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भारी बहुमत से CTBT के प्रारूप को पारित कर दिया। पक्ष में 158 मत पड़े, 3 जो है विपक्ष में मत पड़े और 5 राष्ट्रों ने इसमें भाग नहीं लिया। विपक्ष में मत डालने वालों में भारत, भूटान और लीबिया थे। इस संधि
से सारे परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें ये कहा गया था कि जो भी राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर करेंगे वो आगामी समय में कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो वर्तमान में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो अपने आणविक जखीरों को रख सकेंगे, उसमें कोई पाबंदी नहीं रखी गई थी। कहने का मतलब ये था कि इसका जो प्रस्ताव था, इसका जो प्रारूप था वो पक्षपातपूर्ण था। इससे ये बात सामने आ रही थी कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, उनकी शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं होगी, वो अपने परमाणु हथियारों को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं हैं वो परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो है क्या हो जाएगा, एक तरह से जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं हैं वो पिछड़ जाएंगे, उनके साथ जो है ये एक तरह से भेदभाव था। यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। उसके बाद है परमाणु कचरा संधि 1997। परमाणु सामग्री का उपयोग करने के बाद जो कचरा बच जाता है वो भी काफ़ी खतरनाक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है विकिरण क्षमता होती है और इसीलिए उसको यहाँ वहाँ फेंक देने या उसको जो है सही तरीके से उसका उपचार ना करने से कई तरह से जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए इस संधि के माध्यम से जो है परमाणु कचरे का प्रबंधन जो है किया जाना तय किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से इसको सहमति नहीं मिल पाई। जमीनी सुरंगें निषेध संधि 1997 में इसका प्रारूप स्वीकार किया गया, जिसमें जमीनी सुरंगों का उत्पादन, विकास, बिक्री और लाने ले जाने पर प्रतिबंध रखा गया। परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन, ये हुआ अप्रैल मई 2000 में। परमाणु अप्रसार संधि का समीक्षा सम्मेलन में पांचों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो है इस बात पर सहमत हुए कि वे अपने आयुध भंडारों को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, लेकिन कब तक समाप्त करेंगे ये उन्होंने नहीं कहा। समय सीमा इसमें कोई निर्धारित नहीं की गई। अमेरिका और रूस में परमाणु शस्त्र कटौती संधि मई 2002 में ये संधि हुई। इस संधि के अनुसार ये तय किया गया कि सन 2012 तक परमाणु हथियार जो है वो 6000 से घटाकर 1700 से 2200 के बीच लाएंगे। लास्ट है इसमें वाशिंगटन में संपन्न नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ये 12 और 13 अप्रैल 2010 को सम्मेलन आयोजित हुआ वाशिंगटन में, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहल पर 47 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का 2 दिवसीय नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। इसमें मुख्य मुद्दा था कि परमाणु शक्ति या परमाणु सामग्री अगर आतंकवादियों के हाथ लगती है तो उसके कितने गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए ये तय किया गया कि परमाणु सामग्री जो है उसका गुप्त प्रसार, अवैध तस्करी, आतंकवादियों द्वारा इसकी खरीदी और दुरुपयोग की जो संभावनाएं हैं उसको रोका जा सके। इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई और 47 देशों के प्रतिनिधियों ने जो है ये संकल्प लिया कि वो किसी भी तरीके से परमाणु हथियारों को जो है अवैध हाथों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है इसका अंदाज़ा सभी देशों को था। इसीलिए सबने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस चीज़ का संकल्प किया कि वो जो है आतंकवादियों के हाथों में या फिर अन्य किसी अवैध हाथों में इसको नहीं जाने देंगे। ये तो था निशस्त्रीकरण की दिशा में किया गया प्रयास। हमने अभी तक जितना भी देखा उसमें हम बार बार ये कहते रहे कि यहाँ पर जो है ये प्रस्ताव असफल हुआ, ये संधि असफल हुई। तो इसके क्या कारण थे? क्या कारण है कि निशस्त्रीकरण जो है वो पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाता है? क्या कारण है कि बार बार उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ जाती है? तो ये बाधाओं की जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो है निशस्त्रीकरण का कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाता है? तो इसका पहला कारण है आणविक शक्तियों का रवैया। जितने भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो उनके अंदर एक तरह से अहंकार की भावना है, वो अपने शस्त्रों का मोह त्याग नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि अगर आणविक शक्ति का त्याग पूरी तरह से कर दिया गया, आणविक शक्ति को पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो है उनका वर्चस्व जो है कम हो जाएगा। इसीलिए जो है वो सिर्फ ये उनका ध्यान इसी चीज़ पर रहता है कि वो आणविक शक्ति संपन्न बने रहें और बाकी के जो राष्ट्र हैं वो इनके अधीन हों।
तो उनका ये जो रवैया है, इसके चलते जो है निशस्त्रीकरण का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। दूसरा मुद्दा है अर्थव्यवस्था का मुद्दा। इस काम में जो है बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। विस्तृत उद्योग के रूप में ये विकसित है। काफ़ी वैज्ञानिक, तकनीशियन, श्रमिक, प्रबंधक, उद्योगपति आदि लगे हुए हैं। अगर इस पर पूर्ण रूपेण से प्रतिबंधित कर दिया जाए, पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति पे जो है ऐसी स्थिति में व्यापक बेरोजगारी फैल जाएगी। इसलिए भी जो है इसको पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ होती है राष्ट्रों की प्राथमिकताएं। हर राष्ट्र जो है के लिए अपना राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, और राष्ट्रीय हित कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शक्ति पर अवलंबित होता है। मतलब राष्ट्र जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसको अपने राष्ट्रीय हित की उतनी ज़्यादा गारंटी मिलती है। आणविक जो शक्ति है वो उसकी राष्ट्रीय शक्ति को दृढ़ बनाती है। तो इसीलिए राष्ट्र जो है पूर्ण रूपेण उसको समाप्त करके अपने आप को शक्तिहीन नहीं बनाना चाहते, या अपने राष्ट्रीय हित के साथ समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे प्रमुख राष्ट्रीय हित होता है उसकी सुरक्षा, और ये सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं शक्ति पर अवलंबित होती है। और शक्ति का मतलब वर्तमान समय में जो है आणविक शक्ति से ज़्यादा लिया जाता है। राष्ट्रों के मध्य अविश्वास। विभिन्न राष्ट्र जो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और एक दूसरे से भयभीत रहते हैं। यही कारण है कि वो सिर्फ क्या करते हैं, आणविक शक्ति को सीमित करने की बात करते हैं, समाप्त करने की बात नहीं करते, पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात वो नहीं करते। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि इन्होंने जो है इतने प्रतिशत वो कम कर देंगे, इतना प्रतिशत जो है आगामी 10 वर्षों में कम करेंगे या 5 वर्षों में कम करेंगे। पूर्ण रूपेण वो निशस्त्रीकरण की बात नहीं करते। इसके अलावा राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना। सभी राष्ट्र जो है संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं। संप्रभुता संपन्न राष्ट्र होने के कारण कोई भी राष्ट्र अपने जो है आंतरिक क्षेत्र में किसी दूसरे का जो है हस्तक्षेप नहीं चाहता। यही कारण है कि जब भी निशस्त्रीकरण के लिए कोई संधि या समझौता होता है तो उसका कितना पालन किया जा रहा है इसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह से किसी के द्वारा निरीक्षण किया जाना, किसी संस्था के द्वारा निरीक्षण किया जाना, वो उनकी संप्रभुता और राष्ट्रवाद के खिलाफ है। यही कारण है कि उसके पालन का सही तरीके से निरीक्षण नहीं हो पाता। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती। अब आतंकवाद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। लगभग विश्व के सभी देश इससे पीड़ित हैं, और अगर ये कहीं से अत्याधुनिक हथियार प्राप्त कर लेते हैं तो उनसे निपटने के लिए राष्ट्र के पास जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होना जरूरी है। इसीलिए राष्ट्र जो है, कोई भी राष्ट्र अपने इन आधुनिक हथियारों को त्यागने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार एनपीटी और सीटीबीटी की जो व्यवस्था थी वो अन्यायपूर्ण थी। ये भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इनमें ये दोनों जो संधियाँ थी, इसमें एक तरह से जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों के साथ भेदभाव कर रहे थे। इनका उद्देश्य जो है अपने वर्चस्व को बनाए रखना था। पूर्ण निशस्त्रीकरण इनका उद्देश्य नहीं था। तो अगर इन सारी चीज़ों को जो है सुधारा जाए, अगर आणविक शक्तियों का जो रवैया है वो थोड़ा सा चेंज हो, उनके महान बनने की जो प्रवृत्ति है उसमें कुछ कटौती आए, राष्ट्रों के बीच जो है एक विश्वास का माहौल बने और इसके निरीक्षण को भी स्वीकार किया जाए, तो ऐसे कुछ अगर तरीके अपनाए जाएं तो ऐसी स्थिति में जो है निशस्त्रीकरण को पूर्ण रूपेण लागू किया जा सकता है। धन्यवाद।